नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ जी मंच पे जी मीडिया नेटवर्क पर जो शख्सियत जुड़ने वाली है, इस वक्त पूरा देश सिर्फ उन्हीं को सुनना चाहता है। वो इस वक्त हिंदुत्व की नई फायर ब्रांड लीडर के रूप में देश में इमर्ज हुई है। भारतीय जनता पार्टी की हैदराबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कंटेस्टेंट है और जो कह सकता हूं स्लीपलेस इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी के सामने अगर पहली बार कोई रियल कंपटीशन हैदराबाद के अंदर देखने को मिल रहा है तो इस वक्त देखने को मिल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं माधवी लता जी के साथ। माधवी लता जी मेरे साथ, प्रदीप भंडारी के साथ जी न्यूज पे जी मीडिया नेटवर्क पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी नमस्कार। माधवी जी, इस वक्त सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो लॉन्च किया है और इस मैनिफेस्टो पे नारी शक्ति पे काफी बड़ा फोकस है और 2047 की विकास और विजन पे फोकस है। आपको क्या लगता है, क्या इस मैनिफेस्टो के आधार पे जिस तरीके से आप कैंपेन कर रहे हैं, क्या आप असदुद्दीन ओवैसी को, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां कभी एक हिंदू नहीं जीता है, जहां सिर्फ उन्हीं का परिवार जीता है, क्या आप उनको हरा पाएंगी? ये बात हिंदू या मुसलमानों की नहीं है, ये बात सच्चाई और धर्म की लड़ाई है। धर्म माने शायद पूरा भारत इसको हिंदू धर्म समझते होंगे, नहीं। यहाँ धर्म का मतलब है अब सामने वाला इंसान को न्याय मिला या नहीं मिला। जब हम सनातन हिंदू धर्म कहते हैं तो सनातन हिंदू धर्म यही कहता है कि हर मानव भगवान के लिए समान है। इसीलिए आप कभी भी देखिए, हिंदू धर्म से ही कई धर्म निकले हैं, जैसे कि बौद्ध आए हैं, जैन आए हैं, सिख आए हैं। इन सबका एक ही कहना है, शांति को कायम रखना, सबको एक समानते देखना। ये एंटायर ये पूरा इलेक्शन खास कर हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में है, ये मजहब के नाम से नहीं, न्याय का लड़ाई है। ये आप कह रही न्याय की लड़ाई पर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि आपको उनकी टोपी से दिक्कत है, आपको असदुद्दीन ओवैसी से दिक्कत है। और इसमें मैं उनका कैंपेनिंग ऑब्जर्व कर रहा था, वो आपको डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहे हैं। कैंपेनिंग के नेचर के अंदर भी चेंज हो चुका है, ऐसा क्यों? जब पहले कोई इतने सालों में आकर न्याय के बात कहते हैं, असली मुद्दों के बारे में बात करने लग जाते हैं, जो आज तक असदुद्दीन जी जिस नफरत के भाषण देकर जीते आए, अब उस नफरत के भाषण का कोई वजूद ही नहीं रहा, तो बदलना तो ही पड़ेगा। हाँ, जिस स्त्री का शक्ति वो जानते नहीं है, अब शायद जानने लग गए हैं, इसलिए जरा संभल के बात कर रहे हैं, संभल के चल रहे हैं। और ऐसे ही जाते एक दिन स्वयं ये जान जाएंगे कि इस प्रकार राजनीतिज्ञ नहीं जी सकते हैं। इस वक्त आपके साथ में पूरे महिलाएं आसपास मौजूद है, जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको महिलाओं का काफी सपोर्ट मिल रहा है। पर मैं आपसे एक बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं माधवी जी, देखिए इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी तक जो है 50% से ऊपर असदुद्दीन ओवैसी और उनके परिवार का वोट रहा है जब से वो आए हैं, जब भी एक बायपोलर कॉन्टेस्ट रहा है। तो इस वक्त कहा जा रहा है कि माधवी लता जी जो है वो इस एक मैसेज देने की कोशिश करी पूरे देश में कि असदुद्दीन ओवैसी के सामने एक महिला, एक हिंदुत्व महिला जो है खुलकर चुनाव लड़ सकती है। बट ऑन द ग्राउंड चुनाव तय है कि उन्हीं का जीतना है, क्योंकि जो जितने भी मुस्लिम मेजोरिटी इलाके हैं उनको एक तरफा सपोर्ट वहां से मिल रहा है। क्या आप ये बाय करती हैं आर्ग्यूमेंट? नहीं, क्योंकि पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे बड़ी अहमियत बात हम सबको जानना है, 48% वुमेन है। स्त्रियों का वोटर का जो परसेंटेज है वो 48% है। जब मैं स्त्री कहती हूँ, मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सभी स्त्रियों के बारे में कह रही हूँ। जब ये 48% स्त्री आज तक जो बाहर नहीं निकले हैं ठीक तरह से, आज जब शक्ति बनकर बाहर निकलेंगे, तब बताइए असदुद्दीन जी का तो सही में हार तो हुई नहीं। आपको मुस्लिम महिलाओं से भी आपको लगता है समर्थन मिल रहा है? जब आप मुस्लिम इलाकों के अंदर कैंपेन करती हैं तो आपको लग रहा है कि क्या वो भी खुल के जो है आपके साथ खड़ी हैं? ऐसा कहा जा रहा है कि जो मौलाना हैं उनके खिलाफ इस वक्त जो कट्टरपंथी कई लोग मौजूद हैं, उनके खिलाफ माधवी लता खुल के बोल रही हैं और इस बार माधवी लता ने पूरी जंग छेड़ दी है कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। और क्या असदुद्दीन ओवैसी डर गए आपसे? अभी असदुद्दीन जी कितना डर गए आपसे? अच्छा, आपका नाम ही नहीं बोल रहे हैं पूरे करके, आप जो है हर दूसरे में असदुद्दीन ओवैसी के उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं, उन पे हेड ऑन ले रही हैं, कह रहे हैं कि लीगल वोटर्स हैं, पर वो आपका नाम ही नहीं ले रहे पूरे उसमें। क्योंकि हमारा जो इतिहास है वो इतना साफ सुथरा है, उंगली उठाने के लिए उनके पास है ही नहीं कुछ।
अब बताइए तो कहां से उठाएंगे? इसलिए उठाएंगे कि हमने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक रद्द करने में मोदी जी भाई का साथ दिए हैं, मुस्लिम औरतों का आंसू का कदर करें, तो इसीलिए उंगली उठाएंगे हमारे ऊपर, या इसलिए उंगली उठाएंगे हमारे ऊपर कि हमने मद्रासों में खाना भिजाए है, नन्हे मुन्ने बच्चों को वहां पर कंबल दिए हैं, उनके पढ़ाई के लिए मदद करिए, इसीलिए उंगली उठाएंगे क्या मेरे ऊपर असदुद्दीन जी, ताकि हम पसमंदा औरतों के घर रेशन भिजवाए, उनके 1000 से ज्यादा मेडिकल कैंप्स करवाए और फ्री मेडिसिन दिए, इसलिए उंगली उठाएंगे हमारे ऊपर? या इसलिए उंगली उठाएंगे मेरे ऊपर कि हम यूनिवर्सल सिविल कोड के ऊपर मुसलमान औरत को भी उनके मायके में लड़कों के बराबरी का हक दिलवाने के लिए मोदी भाई के साथ है? बताइए किसके लिए उंगली उठाएंगे मेरे ऊपर? ऐसी बात है अगर माधवी जी, तो ये जो आपने कहा है कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत फर्जी वोटर्स हैं, तो इस पर जब असदुद्दीन ओवैसी से सवाल पूछा गया तो बोल रहे हैं कि आप इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्टीमेटली वोटर लिस्ट तो ईसी डिसाइड करती है, और माधवी लता जी ने एक बैकअप प्लान रेडी कर दिया कि अगर कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जीतेंगी तो बोल देंगे कि इलीगल वोटर्स थे इस कारण नहीं जीत पाए। इस पर क्या कहेंगे शौकत भाई? मुझे तो काफी मायूसी हो रही है कि एक बैरिस्टर इस प्रकार से बात कर रहे हैं। अच्छा होता कि अनपढ़ होते थे, कम से कम समझ देती थी, बारे भाई चांदो असद भाई पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बैरिस्टर होकर इसके प्रकार की बात। अगर मेरे सारे स्पीचेस या इंटरव्यूज अगर आप गौर से सुने होंगे, मैंने कहा है इलेक्शन कमीशन, जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, उनको यहाँ का यानी कि पूरे भारत देश में हर राज्य, हर स्टेट गवर्नमेंट के वहां के म्युनिसिपैलिटी के ऊपर आधार होना पड़ता है कोई भी काम करने के लिए। अगर इस तेलंगाना राष्ट्र राज्य का जो भी पार्टी से AMIM मिल जाते हैं तो बताइए इलेक्शन कमीशन को क्या होगा? जो GHMC के लोग उनको सबमिट करेंगे वही तो पता चलेगा। हाँ, कब सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को पता चलेगा? जब हमारे जैसे लोग निडर होकर बाहर निकलते हैं, प्रूफ के साथ दिखाते हैं उनको, तब वो लोग फिर से GHMC को इंफॉर्मेशन देते हैं। इन सबको हटाने के लिए मैं उसका भी एक आपको प्रूफ दे दूंगी। मैं जब ये लेटर पूरे बोगस वोटों के साथ सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को मैंने लेटर लिखा है, तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से GHMC तक ऐसा ऑर्डर्स आए कि आप इसके बारे में जांच पड़ताल कीजिए। GHMC से मुझे फोन आया, ये कहकर, सुनिए आप गौर से सुनिए, ये कह करके आप हमको जो भी वोट्स दिए हैं ये तो सेम फिरोज खान का इंफॉर्मेशन जैसा लग रहा है, तो क्या फिरोज खान एक अलग इससे तो एक बात पता चल गया कि फिरोज खान जो जाली वोटों के बारे में बोल दिया वो GHMC के पास है ना। सेकेंड थिंग, अगर फिरोज खान ऑलरेडी दिए हैं ये इनको पता है तो आज तक क्यों नहीं निकाले ये लोग? तीसरी बात, तो फिरोज खान जो बाहर निकाले, हम जो बाहर निकाले, अगर दोनों मिल रहे तो ये और भी सच हो गया। चौथी बात, ये फिरोज खान कब दिए? लास्ट टाइम असेंबली इलेक्शंस टाइम पे दिए। जैसे असेंबली इलेक्शंस खत्म हो जाता है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के दरमियान पूरे स्टेट बॉडीज निकल जाते हैं अपने अपने लोकल वर्क्स करने के लिए, तो आज तक क्यों नहीं निकाले GHMC ये वोट्स? नौ पांचवी, GHMC हमसे पूछता है कि आप कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से सारा वोट, सारा बोगस वोट्स को निकाल के दो। क्या हम किसी के गुलाम है काम करने के लिए? तो वो तनख्वाह क्यों ले रहे GHMC? नेक्सस है, आप कह रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली, यहाँ पे नेक्सस है पूरा तरीका। एग्जैक्टली, इनकम्बेंसी मिल गए सब लोग। इसमें असदुद्दीन ओवैसी भी इन्वॉल्व है आपके हिसाब से? अरे आप अब बताइए, ये लोग इतना आम जनता है, क्या ये लोग खुद जाकर दो वोट खुद के बनवाएंगे? वहां पर सिस्टम इनके हाथ में है, जिनके हाथ में सिस्टम है वो ही कर सकेंगे ना। तो ये आम जनता का भी गलत नहीं, आम जनता को शायद पता भी नहीं है उनके नाम में दो वोट्स हैं। क्या अब आप समझिए ये बात। क्या इसीलिए, क्या जब मेरे को याद है जब CA लागू हुआ था उसके बाद जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था तो आपने खुल के उस वक्त भी कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी इसको रिवर्ट करेंगे क्योंकि शायद से हैदराबाद के अंदर उनको दिक्कत है कि कुछ इलीगल वोटर्स हट सकते हैं। वापस उन्होंने कहा कि CA इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों वो बार बार कह रहे हैं मुसलमानों के घर जाके कि CA के लिए वोट करो, CA अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसके लिए वोट करो इस चुनाव में? ये लोग दो प्रकार के लोगों में बांट दिए हैं मुसलमानों को असदुद्दीन जी। एक पसमंदा जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, बेचारों को घर अभी भी गरीबी में दलदल में पड़े हुए लोग, बर्बाद हो जा रहे हैं लोग दिन ब दिन। क्योंकि असद भाई तो एक किराए के घर से आकर शानो शान महल बना लिए 7 एकड़ में, उन्हें मुसलमानों के अंबानी जी है वो। किराए घर से निकले मुसलमानों के अंबानी बन गए,
किनके वजह से? ये पसमंदा लोगों की वजह से। अब पसमंदा लोगों के नसीब देख के बेचारे मुसलमानों को, उनको आबाद करके खुद बर्बाद हो गए। रिक्शा वाले रह गए, ऑटो वाले बेचकर भी रिक्शा वाले होंगे शायद। तो उनको पता है, अब ये लोग तो डरे मारे रहेंगे ना। बोलो क्या डर पैदा कर दिया पूरे देश में। हम नहीं है तो आपका वजूद नहीं रहेगा। ये डर के वजह से पूरे मुसलमान आज भी पूरे देश भर समझते हैं कि शायद हम असदुद्दीन जी को सही सलामत या उनको वोट डालते रखेंगे तो शायद हमारा यहाँ पे टिकना होगा। लेकिन यह गलत बात है, यह गलत बात है। असदुद्दीन जी दो लोगों को भड़काते हैं, एक पसमंदा लोगों को डराते हैं और दूसरा नौजवान बच्चों को भड़काते हैं। उनका स्पीचेस में कभी आपने सुना है कोई डेवलपमेंट के बारे में बात करने का? एक ही बात करते हैं, रामलला को गाली देते थे तो, और कौशल्या माँ को गाली देते हैं, भाग्यलक्ष्मी मैया को गाली देते हैं, बदनुमा दाग बोलते हैं भाग्यलक्ष्मी जी को आज, और बदकम्मा को ये लोग गाली देते हैं। तो बेचारे नौजवान मुसलमान समझ रहे हैं अरे इतने गाली देने के बाद भी असद भाई का कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब है असद भाई पावरफुल है। अब उन सारे नौजवानों से मैं कह रही हूँ भैया अब चुप बैठने वाले नहीं है हम भी। खबरदार जो मुंह से निकालेंगे हमारे भगवान और देवी देवताओं के बारे में, हम उनको खींच के लाएंगे रोड के ऊपर। और दूसरी बात, हम अल्लाह का भी कदर करते हैं, हम राम का भी कदर करते हैं, हम रहीम को भी कदर करते हैं। सिर्फ एकमात्र हिंदू है जो दरगाह जाते हैं, हम दरगाह पे भी जाते हैं। मोदी भाई भी स्वयं जाके चादर भी जाए। हिम्मत है तो असदुद्दीन जी को कहने के लिए बोलिए जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलने के लिए बताइए। माधवी जी इसीलिए मैं कहती हूँ मुझे टोपी से नफरत नहीं है, मुझे मुझ मुंडवाने पे नफरत नहीं है या कोई शिकायत नहीं है। जो बंदा टोपी लगाता है, मूछ मुंडवाता है, उसको पता चलना चाहिए कि वो कट्टर मुसलमान है। वो कट्टर मुसलमान है तो कोई दूसरे मजहब के बारे में गलत नहीं बात करता। जैसे कि मैं कट्टर हिंदूवादी हूँ, मैं दूसरे मजहब के बारे में गलत नहीं बात करती। तो आप मुसलमान नहीं हो, मुसलमान के आड़ के अंदर एक खुदगर्ज मर्द हो। तो क्या आप ओपनली अगर जी न्यूज पे असदुद्दीन ओवैसी और माधवी लता आमने सामने आएंगे, क्या आप फेस ऑफ डिबेट करने के लिए तैयार हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर किसी भी जी न्यूज के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी से फेस ऑफ? क्योंकि अभी तक वो आपका आमना सामना नहीं कर पाए। अगर एक आमना सामना होता है असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस माधवी लता, क्या माधवी लता तैयार है कि ओपनली चैलेंज करती है असदुद्दीन ओवैसी? पर्दाफाश करके पूरा प्रूफ के साथ आएंगे साहब। हम किस बात के डर है? अभी तो हम आपकी अदालत में छोटा फाइल लेके गए थे, अभी इतना बड़ा फाइल लेके आएंगे, दुनिया भर की फाइल लेके आएंगे। हिम्मत है तो आने के लिए बोलिए। एक वक्फ बोर्ड के लैंड्स लेके आएंगे हम, मंदिरों को तोड़े से लैंड्स लेके आएंगे हम, मस्जिदों को तोड़े से लैंड्स लेके आएंगे हम, घरों को तोड़े से लैंड्स लेके आएंगे। मुसलमान घर भी तोड़े, उनुशिया के हिंदुओं के घर भी तोड़े, सब इंफॉर्मेशन लेके मैं आऊंगी। हिम्मत है तो आने के लिए बोलिए। मेरा आखिरी सवाल माधवी जी आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर किसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंटेस्टेंट का खुलकर समर्थन, खुलकर प्रेज किया है तो वो है माधवी लता जी। मैं मुझे याद है होम मिनिस्टर अमित शाह जब मौजूद थे तो स्टेज से उन्होंने किसी एक का नाम लिया था तो आपका नाम लिया था। मैं दूसरी बार आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कभी आपकी अगर बातचीत हुई फोन पे अराउंड द कैंपेनिंग, क्या बोले प्राइम मिनिस्टर आपको? कुछ फोन ही नहीं आया मुझे उनके पास से। अच्छा मैं एक बात बताती हूँ, रामचंद्र जी यानी कि आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बड़ी ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट है इलेक्शंस के अंदर। अगर आप वो समझते हैं तो उनका जो आशीर्वाद दिल से निकल रहा है, क्या वो बस नहीं है मेरे लिए? हम जब बोलते हैं जय सियावर रामचंद्र का, क्या इसी भरोसे नहीं बोलते जहां पे रामचंद्र जी वहां से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं? बस हमारे लिए मोदी भाई वही है। उनका टाइम बहुत ही कीमती है, उनका भी उनका काम करना है। उनसे हम बार बार उम्मीद नहीं कर सकते हैं फोन उठा के बोलने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं हम इस उम्मीद पर नहीं, उनके विश्वास के उम्मीद पर निकल रहे हैं बाहर। लेडीज एंड जेंटलमैन, दर्शकों, आपने माधवी लता जी को जी न्यूज पे सुना, मेरे साथ इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सुना। एक बात तो तय है कि माधवी लता जो भी बोलती हैं बेबाक बोलती हैं, और जैसे बोलती है शायद इसीलिए इस वक्त देश की जनता उनको इतना सुनना चाहती है। मेरे साथ में आप जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।